चलें चलें ठीक है, थैंक यू। पहले अब स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर लिया है तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो हमने पहली बात हमने की कि थ्रेड को क्रिएट करने में पहला इशू, यानी थ्रेड्स को यूज करने में, क्रिएट करने में पहला इशू जो है वो फोक और एग्जिट कमांड का है कि अगर आप थ्रेड्स के डुप्लीकेट्स क्रिएट कर रहे हैं तो उनका मीनिंग क्लियर होना चाहिए, और अगर आप प्रोसेस को रिप्लेस कर रहे हैं तो फिर उसके तमाम थ्रेड्स को रिप्लेस होना है, या उस कमांड को कैसे एग्जीक्यूट करवाना है या कहाँ पे एग्जीक्यूट करवाना है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। फिर सिग्नल हैंडलिंग के सिग्नल, उस थ्रेड के सिग्नल्स कैसे हैंडल होंगे, वो चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है दैट इज थ्रेड कैंसिलेशन। अब आपने कहा कि जी पैरेलल थ्रेड्स क्रिएट हो सकते हैं, ठीक है, थ्रेड क्रिएट तो हो गया, लेकिन आपको ये बात भी बहुत अच्छे तरीके से पता है कि थ्रेड कैंसिल हो सकता है, मतलब कोई प्रॉब्लम आ गया, कोई थ्रेड ब्लॉक हो गया या कोई भी ऐसी चीज, तो कैंसिलेशन किस बेसिस पे हो। अब टर्मिनेटिंग अ थ्रेड, अच्छा कैंसिलेशन का मतलब क्या है, पहले तो आपको ये समझ में आए, कैंसिलेशन इज नॉट टर्मिनेशन। मोहम्मद जाओ यहाँ से। कैंसिलेशन का मतलब थ्रेड खत्म होना नहीं है, मतलब अगर तो वो नॉर्मली टर्मिनेट हो रहा है तो दैट इज टर्मिनेशन, मतलब एंड हो गया, ठीक है। लेकिन अगर नॉर्मल यानी कि खत्म होने से पहले बीच में कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ गई तो फिर वो थ्रेड को कैंसिल किया जाता है। तो टर्मिनेटिंग अ थ्रेड बिफोर इट हैज फिनिश, थ्रेड टू बी कैंसिल्ड इज टारगेट थ्रेड। जो थ्रेड कैंसिल होना होता है उसको हम यहाँ पे जितनी जगह पे यूज होगा उसके लिए टारगेट थ्रेड का वर्ड यूज होगा। तो अगर टारगेट थ्रेड का वर्ड यूज हो तो आप खुद ही समझ लें कि वो वाला थ्रेड कि जिसने कैंसिल होना है, ठीक है। और कैंसिल होने का मतलब कि वो नॉर्मली टर्मिनेट नहीं हुआ है, उसमें कोई प्रॉब्लम आई है जिसकी वजह से उसे कैंसिल किया जा रहा है। तो टू जनरल अप्रोचेस, एक हमारे पास एसिंक्रोनस कैंसिलेशन होती है और दूसरी डेफर्ड कैंसिलेशन होती है। एसिंक्रोनस कैंसिलेशन का मतलब ये होता है कि टर्मिनेट्स द टारगेट थ्रेड इमीडिएटली, यानी जिस थ्रेड में प्रॉब्लम आई उसको इमीडिएटली टर्मिनेट कर दिया, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि बाकी जगहों पे क्या हो रहा है, ठीक। डेफर्ड कैंसिलेशन क्या होती है, डेफर्ड कैंसिलेशन ये होती है अलाउज द टारगेट थ्रेड टू पीरियोडिकली चेक इफ इट शुड बी कैंसिल, यानी टारगेट थ्रेड को आफ्टर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम बार बार चेक किया जाए कि क्या उसने कैंसिल तो नहीं होना, ठीक है। दैट इज नोन एज डेफर्ड कैंसिलेशन। यानी एसिंक्रोनस कैंसिलेशन क्या थी कि जब भी किसी थ्रेड में कोई प्रॉब्लम आए उसे फौरन कैंसिल कर दिया जाए। और दूसरा डेफर्ड कैंसिलेशन, और डेफर्ड कैंसिलेशन में क्या है कि आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम उस थ्रेड को चेक किया जाए, टारगेट थ्रेड को चेक किया जाए कि क्या उसने क्या उसको कैंसिल होने की जरूरत तो नहीं है, ठीक है। अब अगर हम पी थ्रेड का कोड देखें थ्रेड को क्रिएट और कैंसिल करने के लिए, तो पहले आप पी थ्रेड टाइप का एक वेरिएबल बना लेते हैं टी आई डी, ठीक है, जो एक स्पेसिफिकली उस थ्रेड का आइडेंटिफायर होगा जो उसे यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा। उसके बाद थ्रेड क्रिएट करने के लिए आपके पास जो फंक्शन है दैट इज पी थ्रेड अंडरस्कोर क्रिएट, ठीक है, जिसमें थ्रेड की आईडी और बाकी एट्रीब्यूट्स हैं। फिर उसके बाद अगर ये बेसिकली फंक्शन है थ्रेड को क्रिएट करने के लिए, थ्रेड को कैंसिल करने के लिए जो फंक्शन है दैट इज पी थ्रेड अंडरस्कोर कैंसिल, ठीक है। और इसके अंदर हम थ्रेड आइडेंटिफाई जो हमने ये जो वेरिएबल यूज किया था फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेड, हम ये एज आर्ग्यूमेंट देंगे कि जी इस थ्रेड को कैंसिल कर दिया जाए, ठीक है। और ये जो पी थ्रेड अंडरस्कोर ज्वाइन है ये बेसिकली यूज होता है जब आप वेट कर रहे हैं फॉर द थ्रेड टू टर्मिनेट नॉर्मली, यानी अगर वो कैंसिल नहीं होगा तो फिर वो वेट करेगा कि कब थ्रेड नॉर्मली टर्मिनेट करे, ठीक।
एक दफ़ा दोबारा बता दें। बेसिकली थ्रेड कैंसिलेशन, पहली बात तो हमने ये कही कि जहाँ पे थ्रेडिंग इश्यूज के अंदर हमारे पास जहाँ और इश्यूज हैं वहाँ थ्रेड की कैंसिलेशन भी एक इशू है, ठीक है। थ्रेड की कैंसिलेशन से पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि कैंसिलेशन ऑफ थ्रेड होता क्या है, कि जब थ्रेड टर्मिनेट होने से पहले उसे कैंसिल या उसे ख़त्म कर दिया जाए, यानी कि हम कोड समझा दें, कोड समझ नहीं आई। जी, कोड बेसिकली स्टेटमेंट्स हैं। थ्रेड को क्रिएट करने के लिए आप पी थ्रेड अंडरस्कोर क्रिएट का फंक्शन यूज कर सकते हैं। थ्रेड को कैंसिल करने के लिए आप पी थ्रेड अंडरस्कोर कैंसिल का फंक्शन यूज कर सकते हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि जब थ्रेड नॉर्मली टर्मिनेट हो, ठीक है, तो उसके लिए आप फंक्शन यूज कर सकते हैं पी थ्रेड अंडरस्कोर ज्वाइन का, ठीक है, जो ये वेट करेगा कि कब थ्रेड नॉर्मली टर्मिनेट हो। ठीक, ये बेसिकली स्टेटमेंट जैसे आप सी इन सी आउट आपके पास फंक्शंस हैं, या आपके पास प्रिंट एफ स्कैन एफ फंक्शंस हैं, बिल्कुल इसी तरह पी थ्रेड अंडरस्कोर क्रिएट एक फंक्शन है, ठीक है, जिसको यूज करते हुए आप थ्रेड को क्रिएट कर सकते हैं। पी थ्रेड अंडरस्कोर कैंसिल आपके पास फंक्शन है टू कैंसिल अ थ्रेड, यानी अगर वो नॉर्मली टर्मिनेट नहीं हो रहे तो आप उसे कैंसिल कर सकते हैं। बेसिकली फंक्शंस हैं जिनको यूज करके आप, आपको पता है कि पी थ्रेड की लाइब्रेरी आप इंक्लूड करके उसके फंक्शंस को यूज कर सकते हैं। तो ये फंक्शंस हैं जो थ्रेड को क्रिएट करने के लिए या कैंसिल करने के लिए यूज होते हैं, ठीक है। जी, ठीक है या नहीं है? जी मैम। ठीक। सो अगर हम थ्रेड कैंसिलेशन इन जावा की बात करें तो डेफिड कैंसिलेशन यूजेस द इंटरप्ट मेथड। अच्छा, डेफिड कैंसिलेशन क्या थी कि जिसमें टारगेट जो है वो टारगेट थ्रेड पीरियोडिकली चेक होता है कि उसने कैंसिल तो नहीं होना, ठीक है। तो जावा के अंदर डेफिड कैंसिलेशन यूज होती है और इंटरप्ट मेथड के थ्रू यूज होती है, ठीक है। अगर आपके पास एक थ्रेड है वर्कर के नाम से, ठीक है, आप वर्कर डॉट इंटरप्ट करेंगे तो इसका मतलब ये है वो पीरियोडिकली चेक होगा, ताकि ये देखा जा सके कि उसने टर्मिनेट तो नहीं होना, ठीक है। वर्कर डॉट इंटरप्ट का फंक्शन आप यूज करेंगे, ठीक है। और फिर अगर वो, यानी कि अगर उस थ्रेड को टर्मिनेट होना है या उसकी इंटरप्शन चेक करनी है तो आपके पास इज इंटरप्टेड का फंक्शन है। A thread can then check to see if it has been interrupted, ठीक है। तो उसके लिए आपके पास is interrupted का फंक्शन है जिसको आप यूज करके चेक कर सकते हैं, ठीक है, कि कोई थ्रेड जो है ऐसा तो नहीं है कि वो टर्मिनेट हो गया है, ठीक है। फिर उसके बाद another threading issue is thread local storage. Thread local storage allows each thread to have its copy of data, ठीक है। हर थ्रेड की अपनी एक लोकल स्टोरेज होती है जिसमें उसकी अपनी डेटा की कॉपी मौजूद होती है। यूजफुल व्हेन यू डू नॉट हैव कंट्रोल ओवर द थ्रेड क्रिएशन प्रोसेस व्हेन यूजिंग अ थ्रेड टूल, डिफरेंट फ्रॉम लोकल वेरिएबल्स। Local variables visible only during single function invocation. Thread local storage visible across function invocation, similar to static data.
थ्रेड लोकल स्टोरेज इज यूनिक टू ईच थ्रेड, ठीक है। हर थ्रेड की अपनी एक डेटा की कॉपी होती है जो उसकी लोकल स्टोरेज के अंदर होती है, ठीक है। इट इज नॉट लाइक अ लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल तो ये है ना कि एक फंक्शन कॉल हुआ तो जितनी देर वो फंक्शन इन्वोक होगा उतनी देर उसको वो वेरिएबल्स विजिबल होंगे, लेकिन हर थ्रेड की जो लोकल स्टोरेज है, चाहे वो थ्रेड इन्वोक है या नहीं, लेकिन उसकी लोकल स्टोरेज के अंदर उसका डेटा मौजूद रहता है, ठीक है। तो it is like it can be called as static data, ठीक है। और हर थ्रेड का अपना यूनिक लोकल स्टोरेज होता ही होता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एग्जांपल दी, जैसे एक थ्रेड है, मतलब सर्वर जो है वो एक थ्रेड की कर रहा है एक क्लाइंट को एक्सेस करने या उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेस करने के लिए, दूसरा थ्रेड दूसरे क्लाइंट की रिक्वेस्ट को एक्सेस करने के लिए, तीसरा थ्रेड तीसरे क्लाइंट की रिक्वेस्ट को एक्सेस करने के लिए। अब जो पहला क्लाइंट था उसकी या उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेस करने के लिए जो भी डेटा यूज हुआ था वो उस थ्रेड की लोकल स्टोरेज में मौजूद है, ठीक है। जब भी वो क्लाइंट दोबारा उस या जो भी उस क्लाइंट को काम पड़ेगा या जो भी कुछ होगा, उस थ्रेड की अपनी जो लोकल स्टोरेज है उसके अंदर वो डेटा मौजूद होगा, ठीक है। इसी तरह थ्रेड 2 की अपनी लोकल स्टोरेज होगी, इसी तरह थ्रेड 3 की अपनी लोकल स्टोरेज होगी। और ये नहीं है कि वो लोकल स्टोरेज जो है वो बाद में खत्म हो जाएगी, जब तक थ्रेड क्रिएटेड है वो लोकल स्टोरेज रहती है और वो विजिबल रहती है, ठीक। फिर उसके बाद आपके पास है शेड्यूलर एक्टिवेशन। शेड्यूलर एक्टिवेशन बोथ मेनी टू मेनी एंड टू लेवल। आपको याद होगा कि हमने बात की थी कि हमारे पास दो किस्म के थ्रेड्स हो सकते हैं, एक यूजर लेवल थ्रेड्स और दूसरे कर्नल लेवल थ्रेड्स। यस। और उनकी आपस में मैपिंग होती है और वो डिफरेंट किस्म की मैपिंग्स थी, 1 to 1, 1 to many to 1, many to many और 2 लेवल जी मॉडल, मैम। ठीक है। तो जब हम मेनी टू मेनी की बात कर रहे हैं तो मेनी टू मेनी मतलब जो हमारा मेनी टू मेनी और 2 लेवल मॉडल कम्युनिकेशन रिक्वायर्स कम्युनिकेशन टू मेंटेन द अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ कर्नल थ्रेड्स एलोकेटेड टू द एप्लीकेशन। जब हमारे पास 1 to 1 था, हम तो कहते मतलब ऑब्वियसली उसमें तो आपकी 1 to 1 कम्युनिकेशन हो रही थी, तो आपको जरूरत नहीं थी कि आप जो है वो कोई लोकल स्टोरेज मेंटेन करते हैं। लेकिन यहाँ पे जब आप बात करते हैं कि आपके पास मल्टीपल थ्रेड्स जो हैं वो किसी एक थ्रेड के साथ मैप हो रहे हैं या कोई मल्टीपल थ्रेड्स के साथ मैप हो रहे हैं, तो फिर इस कम्युनिकेशन के लिए जो है वो ज़रूरी होता है, मतलब इस कम्युनिकेशन के लिए जो है वो ज़रूरी होता है कि आपके पास कोई बीच में लाइट वेट प्रोसेस हो, ठीक है, जो ये इंफॉर्मेशन मेंटेन कर रहा हो कि कौन सा थ्रेड कौन से थ्रेड के साथ मैप हुआ और फिर जो भी उनकी आपस में कम्युनिकेशन है उसकी इंफॉर्मेशन सारी जो है वो उसके अंदर स्टोर हो। अपीयर्स टू बी, ये जो लाइट वेट प्रोसेस है, इट अपीयर्स टू बी अ वर्चुअल प्रोसेसर ऑन विच प्रोसेस कैन शेड्यूल यूजर थ्रेड टू रन, ठीक है। ये बिल्कुल इसी तरह काम करता है जैसे वर्चुअल प्रोसेसर के दो यानी यूजर लेवल थ्रेड और कर्नल लेवल थ्रेड के दरमियान एज अ वर्चुअल प्रोसेसर काम करता है, ठीक है, जिसमें यूजर थ्रेड्स की शेड्यूलिंग होती है कि वो कैसे रन होंगे। फिर ईच लाइट वेट प्रोसेस अटैच टू कर्नल थ्रेड, हाउ मेनी लाइट वेट प्रोसेस टू क्रिएट। अब हम ये कह रहे हैं कि जी जहाँ पे मेनी टू मेनी का मॉडल है या जहाँ पे 2 लेवल मॉडल्स हैं कि जहाँ पे मेनी थ्रेड्स यूज हो रहे हैं दोनों तरफ, तो फिर लाइट वेट प्रोसेस क्रिएट होगा। अब अगर लाइट वेट प्रोसेस, क्योंकि ऑब्वियसली किसने किसके साथ मैप होना है उसकी इंफॉर्मेशन या उनकी आपस में जो कम्युनिकेशन होनी है उनकी इंफॉर्मेशन जो है वो उसको मेंटेन करना लाइट वेट प्रोसेस का काम है। तो कितने लाइट वेट प्रोसेस क्रिएट होने चाहिए, क्योंकि कर्नल थ्रेड्स भी मैनी है और यूजर लेवल थ्रेड्स भी मैनी है। तो फिर आप मतलब अब ये प्रोग्रामर के लिए एक इशू है कि अगर वो थ्रेड्स क्रिएट कर रहा है तो वो लाइट वेट प्रोसेस कितने क्रिएट करेगा। शेड्यूलर एक्टिवेशन प्रोवाइड्स अप कॉल्स अ कम्युनिकेशन मैकेनिज्म फ्रॉम द कर्नल to the upper handler in the thread library. This communication allows an application to maintain a correct number of kernel threads. ठीक, एक तो बात ये हो गई कि जी वो कितने लाइटवेट प्रोसेसेस क्रिएट करेगा, ये एक इशू है। फिर दूसरी बात कि शेड्यूलर एक्टिवेशन प्रोवाइड्स अप कॉल्स अ कम्युनिकेशन मैकेनिज्म फ्रॉम कर्नल टू अप कॉल हैंडलर इन द थ्रेड लाइब्रेरी। अब जो कर्नल है जब उसकी उसकी मैपिंग हुई हुई है यूजर लेवल के साथ, ठीक है, तो एक अप कॉल जनरेट होती है, ठीक है, और वो अप कॉल
का जो हैंडलर है बेसिकली वो उस अप कॉल को हैंडल करता है कि अब उसने किस तरीके से कम्युनिकेट करना है और कितने नंबर ऑफ कर्नल थ्रेड्स के साथ जो है वो कोई एप्लीकेशन कम्युनिकेट कर सकती है एट अ टाइम, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो मैनेज करनी है। ठीक है, तो अब ये जो है ये इश्यूज हैं जिनको रिजॉल्व करना ज़रूरी है अगर आप थ्रेड्स क्रिएट कर रहे हैं। ठीक, उसके बाद आपके पास है ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल्स, विंडोज के थ्रेड्स, लिनक्स के थ्रेड्स। ठीक है, विंडोज के थ्रेड्स में विंडोज एपीआई है, प्राइमरी एपीआई फॉर विंडोज एप्लीकेशन। ठीक है, इम्प्लीमेंट्स द 1-to-1 मैपिंग कर्नल लेवल। ठीक है, जो विंडोज के थ्रेड्स हैं वो 1-to-1 को भी सपोर्ट करते हैं। इसमें विंडोज एपीआई भी यूज होती है। ईच थ्रेड कंटेन्स, हर थ्रेड के अंदर एक थ्रेड आईडी होगा, रजिस्टर सेट होगा, सेपरेट यूजर एंड कर्नल स्टैक्स for when thread runs in user mode or kernel mode, private data storage area used for runtime libraries and dynamic link libraries। ठीक है, ये बेसिकली आपके पास विंडोज के थ्रेड के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। ठीक है, आप जब अपनी केस स्टडी बताएंगे तो आपने उस केस मतलब उसके अंदर ये बताना है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम आपने स्टडी किया उस ऑपरेटिंग सिस्टम में थ्रेड्स यूज होते हैं या नहीं, उन थ्रेड्स की स्पेसिफिकेशन, अगर थ्रेड्स यूज होते हैं तो उनकी स्पेसिफिकेशन क्या है, और अगर थ्रेड्स नहीं यूज होते तो भी आप बताएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद उन थ्रेड्स की मैपिंग कैसे होती है। ठीक है, और उन थ्रेड्स का डेटा स्ट्रक्चर, जैसे यहाँ पे प्राइमरी डेटा स्ट्रक्चर ऑफ अ थ्रेड इंक्लूड्स ई थ्रेड, एग्जेक्टिव थ्रेड ब्लॉक includes pointer to the process to which the thread belongs and to k thread in kernel space। ठीक है, अब इसके अंदर आपके पास एक ई थ्रेड होगा, एग्जेक्टिव थ्रेड ब्लॉक होगा, जो ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा कि वो थ्रेड कौन से प्रोसेस से बिलोंग करता है। ठीक है, और क्या कहते हैं किस कर्नल स्पेस को वो सॉरी कौन से कर्नल थ्रेड को जो है वो या के थ्रेड को जो है वो पॉइंट करेगा, ये इंफॉर्मेशन आपके पास ई थ्रेड के अंदर होगी। फिर के थ्रेड है, के थ्रेड इज द कर्नल थ्रेड ब्लॉक, शेड्यूलिंग एंड सिंक्रोनाइजेशन इंफॉर्मेशन, कर्नल मॉड स्टैक, पॉइंटर टू टीईबी इन कर्नल स्पेस। ठीक है, ये बेसिकली शेड्यूलिंग और सिंक्रोनाइजेशन की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, और इसके अलावा ये पॉइंटर टू थ्रेड एनवायरनमेंट ब्लॉक प्रोवाइड करता है। थ्रेड एनवायरनमेंट ब्लॉक क्या है, जिसके अंदर थ्रेड की आईडी, यूजर मॉड स्टैक, थ्रेड की लोकल स्टोरेज और यूजर स्पेस मौजूद होती है। तो विंडोज थ्रेड का डेटा स्ट्रक्चर ये है। अब जो ऑपरेटिंग सिस्टम आप स्टडी करेंगे आपने देखना है कि वो कौन सा थ्रेड्स यानी वो थ्रेड्स यूज करते हैं या नहीं, और उनके थ्रेड्स कैसे होते हैं। ठीक है, ये बेसिकली इसकी डायग्राम। ठीक है, और उसके बाद है लिनक्स के थ्रेड्स की अगर आप बात करें तो लिनक्स रेफर्स टू देम एज टास्क्स रादर देन थ्रेड्स। ठीक है, लिनक्स की टर्म्स में थ्रेड्स को टास्क का नाम दिया गया है। थ्रेड क्रिएशन इज डन थ्रू क्लोन सिस्टम कॉल, सिस्टम क्लोन की सिस्टम कॉल यूज होती है थ्रेड क्रिएट करने के लिए। ठीक है, एंड अलाउज अ चाइल्ड टास्क टू शेयर द एड्रेस स्पेस ऑफ पेरेंट टास्क। ठीक है, और इसमें चाइल्ड जो है वो पेरेंट की एड्रेस स्पेस को यूज करता है। ठीक है, और स्ट्रक्ट वो सॉरी टास्क अंडरस्कोर स्ट्रक्ट जो है वो एक स्ट्रक्चर है जो डेटा स्ट्रक्चर्स को पॉइंट करता है और यूनिक भी है और शेयर्ड भी है। ठीक, सो विद दिस आपका थ्रेड्स का चैप्टर खत्म होता है। ठीक है, मेरा ख्याल है लास्ट क्लास में मैंने असाइनमेंट दी थी और मुझे नहीं लगता कि किसी स्टूडेंट ने मुझे सबमिट करवाई है। नहीं भेजी ना? मैम अपलोड तो नहीं हुई थी असाइनमेंट, हम एलएमएस देखा। आपने भेजनी है। मैम सॉरी असाइनमेंट ये थी कि आपने मैम। जावा में थ्रेड क्रिएट करना था, वो कोड जो लिखा हुआ है उसी को इम्प्लीमेंट करना था। मैम जो सी का कोड था उसके अंदर एरर्स थे और जावा में जो हमने थ्रेडिंग पढ़ी थी मैम उस तरह रन किया था। अच्छा, फिर क्या हुआ? मैम वो जो हमने पढ़ा हुआ था वो रन हो गया।
जो आपने पढ़ा हुआ था वो रन हो गया, आप मुझे वो सेंड कर दें। और दूसरी बात ये कि अगर आपको कोड में कोई एरर आ रहा है, ठीक है, तो आपने क्या करना है कि आपने उस एरर का स्क्रीनशॉट लेके मुझे मेल कर देनी है, कोड अलोंग विद दैट। मैम मैंने तीनों प्रोग्राम्स रन किए हैं, मतलब वो जो थे ना सी प्रोग्राम के जो थे वो तीनों रन किए, लेकिन तीनों में एरर था, ठीक है, डायरेक्ट फाइल का एरर आ रहा था। कोई बात नहीं, आप मुझे वो उसकी स्क्रीनशॉट लेके फॉरवर्ड कर दें, और जो आपने अपना प्रोग्राम जावा में भी थ्रेड्स क्रिएट किए थे वो भी मुझे फॉरवर्ड कर दें, ताकि मैं असाइनमेंट के नंबर लगा दूँ। ठीक है मैम। ठीक है, मैं एक मैम फोल्डर, आप एक ईमेल बता दें आप अपनी। मैं ये करती हूँ कि अपनी ड्राइव में एक फोल्डर बना देती हूँ असाइनमेंट्स का, ठीक है, और वो शेयर करा देती हूँ। फिर आप सारे लोग फैसल को सबमिट करवा दें और फैसल उस ड्राइव में डाल दें। ठीक है मैम। आप रीच, आपको कोई प्रॉब्लम, फीमेल स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? ओ मैम। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होगी तो आप अपनी जीआर का नाम मुझे बता दें या उसका ईमेल एड्रेस बता दें, मैं उसको भी शेयर करा देती हूँ। ठीक है, तो वो नो मैम, ऐसा कोई इशू नहीं है। चलें, ठीक है, फिर आप सारे फैसल को सबमिट करवा दें और फैसल मेरी ड्राइव में डाल देगा। ठीक है फैसल, ठीक है मैम। मैं एक असाइनमेंट्स का फोल्डर बना दूंगी और वो शेयर, मतलब वो आपके पास 4B का पूरा फोल्डर ही शेयर हो रहा है, तो असाइनमेंट्स के फोल्डर में ना फिर आपने वो असाइनमेंट, आप तमाम स्टूडेंट्स ने असाइनमेंट अपने यानी कि नाम से जो है वो सेव करनी है। ठीक है, असाइनमेंट आपके नाम से सेव होनी चाहिए। मेरी मेरी जो ड्राइव होगी उस पर आपके नाम के साथ असाइनमेंट 1, मतलब जैसे फैसल अयूब असाइनमेंट 1 लिख दो, 4B साथ लिख दो, ठीक है, ताकि वो, और फिर असाइनमेंट के अंदर भी अपना नाम लाजमी लिखो। ठीक है, ओके मैम। मैम ये कब तक, अब आपको नेक्स्ट कब तक भेजते हैं हम लोग ये कल असाइनमेंट तक। कंप्लीट करके? तो कल तक? जी, कल फ्राइडे 14 अगस्त, हम सैटरडे तक कर दें? चलें, हम कल, 14 अगस्त है, आप फ्राइडे को कर, वो ठीक है मैम। सैटरडे को कर दो, सॉरी। ठीक है मैम, थैंक यू। ठीक, सो अभी तक हम बात कर रहे थे, हमने मतलब प्रोसेसेस देख लिए, फिर हमने देख लिया कि पैरेललिज्म को अगर हम सपोर्ट करना चाहते हैं तो हम थ्रेड्स क्रिएट कर सकते हैं। अब उससे थोड़ा सा आगे चलें, तो आपको याद होगा कि शुरू से मैं बात कर रही हूँ कि जी आपका जो सीपीयू है या आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो प्रोसेसेस को मैनेज करता है। तो अब हम उस स्टेज पे आए कि जहाँ पे प्रोसेसेस को मैनेज करना है, मतलब ये कि ठीक है मल्टीपल प्रोसेसेस हैं, हमने देखा कि थ्रेड्स भी क्रिएट करने में इतने सारे इश्यूज हैं। अगर आप प्रोग्रामिंग लेवल पे उन इश्यूज को रिजॉल्व नहीं करे तो फिर कहीं पे ऑपरेटिंग सिस्टम को भी तो रिजॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, सो अब हम आ जाते हैं कि बेसिकली सीपीयू की शेड्यूलिंग कैसे होती है। अगर आपके पास मल्टीपल सिंगल प्रोसेस है, मल्टीपल प्रोसेसेस हैं, सिंगल सीपीयू है, तब कैसे शेड्यूलिंग होगी। अगर आपके पास मल्टीपल प्रोसेसेस हैं और मल्टीपल सीपीयूज हैं, लेकिन नंबर ऑफ सीपीयूज नंबर ऑफ प्रोसेसेस से कम है, तो प्रोसेसेस की शेड्यूलिंग कैसे होगी, वो चीज़ अब हम स्टडी करेंगे। ठीक, तो उसके लिए आपके पास ये चैप्टर है, इसमें आप ये कुछ टर्म्स हैं, दैट इज मैक्सिमम सीपीयू यूटिलाइजेशन। हमारा जो टारगेट है वो यही है कि हम प्रोसेसेस की मैनेजमेंट कर क्यों रहे हैं, ताकि हम मैक्सिमम सीपीयू यूटिलाइज कर सकें। मतलब ये कि सीपीयू किसी वक्त भी आइडल ना हो। अगर हमारे प्रोसेसेस में एग्जीक्यूट होना है तो कुछ ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि सीपीयू बिजी रहे काम में, ठीक है, वो आइडल ना रहे। ठीक है, और उसके बाद फिर एक और टर्म है, दैट इज सीपीयू आईओ बर्स्ट साइकिल। Process execution consists of a cycle of CPU execution and IO wait. ये basically CPU IO burst cycle है। इसका मतलब जब आपका CPU यानी किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवा रहा है, ठीक है, तो वो बेसिकली उसका CPU बर्स्ट है। यानी जब प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है, यानी उसे CPU असाइन हुआ है और वो एग्जीक्यूट हो रहा है, तो वो उसका CPU बर्स्ट है। ठीक है, और अगर आप IO बर्स्ट की बात करें तो जिस टाइम के लिए वो प्रोसेस IO का वेट कर रहा है वो उसका IO बर्स्ट है। और CPU और IO बर्स्ट को मिला लें तो फिर आपका CPU IO बर्स्ट साइकिल बनता है। ठीक है, CPU burst follows by IO burst, CPU
बस डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑफ मेन कंसर्न, ठीक है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि मैक्सिमम सीपीयू यूटिलाइजेशन हो, उसके लिए जो सीपीयू बर्स्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक। ये कुछ टर्म्स हैं जो आगे जाके यूज़ होंगी, तो आपको इनके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, आगे जैसे हम इनको यूज़ करेंगे आपको क्लियर होता जाएगा, ठीक। अब CPU scheduler selects from among the processes in ready queue and allocates the CPU core to one of them. Queue may be ordered in various ways. अच्छा, अब आपको याद होगा पेपर में भी क्वेश्चन था कि आपके पास वेरियस प्रोसेसेस आ जाते हैं और वो प्रोसेसेस सबसे पहले रेडी क्यू में होते हैं, ठीक है। और फिर रेडी क्यू से उनको सीपीयू एलोकेट होता है और फिर उसके बाद सीपीयू जब उन्हें एलोकेट होता है तो वो एग्जीक्यूट होना शुरू करते हैं, ठीक है। अब ये क्यूज जो है वो डिफरेंट वेज में ऑर्डर होता है, ठीक है। अब डिफरेंट वेज में ऑर्डर होता है, उसमें से कैसे प्रोसेस निकालते हैं ये अभी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। फिलहाल CPU शेड्यूलिंग डिसीजन में टेक व्हेन अ प्रोसेस स्विचेस फ्रॉम रनिंग टू वेट स्टेट। अब CPU शेड्यूलिंग के डिसीजन की हमें जरूरत उस वक्त पड़ सकती है जब प्रोसेस जो है वो रनिंग से वेट स्टेट में जा रहा है। आपको पता है अगर कोई इंटरप्ट अकर हो गया तब भी प्रोसेस रनिंग स्टेट से वेटिंग स्टेट में चला जाएगा। अगर कोई या स्विचेस फ्रॉम रनिंग टू रेडी स्टेट, अगर कोई प्रोसेस जो है वो किसी वजह से उसको किसी मतलब कोई भी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से जो है वो रनिंग से रेडी स्टेट में जा सकता है। फिर अगर उसे किसी आईओ की ज़रूरत है तो वेटिंग से रेडी में जा सकता है, और अगर वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है तो फिर वो टर्मिनेट भी हो सकता है, ठीक है। अब अगर हम प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग की बात करें, शायद आपने ये वर्ड्स कहीं डेटा स्ट्रक्चर में सुने होंगे। प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग और नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग, अगर आसान अल्फाज में बात करूं तो प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग उसको कहते हैं कि जब आपका प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है, और एग्जीक्यूशन के दौरान कोई इंटरप्ट जनरेट हुआ या कुछ भी हुआ और प्रोसेस से सीपीयू ले लिया गया और वो सीपीयू किसी दूसरे प्रोसेस को असाइन कर दिया गया, ठीक है। तो आप कहते हैं कि ये प्रीएम्प्शन है, यानी आपका एक प्रोसेस एग्जीक्यूशन के दौरान रुक जाए और फिर दूसरा प्रोसेस स्टार्ट हो जाए और फिर किसी वजह से दूसरा प्रोसेस रुक जाए और फिर पहला प्रोसेस स्टार्ट हो जाए, तो दिस इज प्रीएम्प्शन, ठीक है। और नॉन प्रीएम्प्शन क्या होती है कि अगर एक प्रोसेस स्टार्ट हो गया है तो जब तक वो कंप्लीट नहीं होगा उससे सीपीयू वापस नहीं लिया जा सकता और उस कोई दूसरा प्रोसेस को सीपीयू असाइन नहीं किया जा सकता। वंस अ प्रोसेस इज कंप्लीटेड फिर दूसरे प्रोसेस को सीपीयू असाइन होगा और फिर वो प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा, ठीक। अब जो सिचुएशंस 1 और 4 थी, फॉर सिचुएशंस 1 and 4 देयर इज नो चॉइस इन टर्म ऑफ शेड्यूलिंग अ न्यू प्रोसेस। एक सेकंड। New process, if one exists in ready queue, must be selected for execution. When scheduling takes place only under circumstances 1 and 4, the scheduling scheme is non-preemptive. So, अगर हम यहाँ पे आ जाएं कि 1 और 4 थे क्या, 1 के अंदर switches from running to waiting state. अगर एक process running से waiting state में चला गया है, ठीक है, या एक प्रोसेस टर्मिनेट ही हो गया है, ठीक है, तो फिर तो जरूरत ही नहीं है उसे प्रीएम्प्शन की, ठीक है। लेकिन अगर हम 2 और 4 की बात करें यानी रनिंग से रेडी स्टेट में चला गया, ठीक है, तो ऑब्वियसली उसे जरूरत है कि वो वापस प्रीएम्प्ट हो यानी वापस दोबारा उसे सीपीयू असाइन हो। इसी तरह अगर वो वेटिंग स्टेट से रेडी स्टेट में गया है तब भी उसे जरूरत है कि वो क्या कहते हैं उसे दोबारा सीपीयू मिले और फिर यानी जब वो रेडी क्यू में जाता है तब उसे ज़रूरत पड़ती है कि उसे दोबारा सीपीयू असाइन हो, ठीक है। अगर वो वेट स्टेट में है तो ऑब्वियसली जब तक उसका इंटरप्ट हैंडल नहीं होगा तब तक वो रेडी क्यू में जाएगा नहीं, और जब तक वो रेडी क्यू में नहीं जाएगा उसे सीपीयू असाइन नहीं हो सकता। अगर वो टर्मिनेट हो गया है तब भी उसे सीपीयू की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो रेडी स्टेट में है, चाहे वो रनिंग से रेडी में आया है चाहे वो वेटिंग से रेडी में आया, तब उसे सीपीयू की जरूरत है। तो आप कहते हैं कि उस वक्त प्रीएम्प्शन अकर होती है, ठीक है। प्रीएम्प्शन भी होती, ठीक है। अब virtually all modern operating systems including Windows, Mac operating system, Linux and Unix use preemptive scheduling algorithms.
फिर उसके बाद आपके पास ये जो उसके बाद आपके पास आती है रेस कंडीशन. प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग कैन रिजल्ट इन रेस कंडीशन व्हेन डेटा इज शेयर्ड अमंग सेवरल प्रोसेसेस. Consider the case of two processes that share data. While one process is updating the data, it is preempted so that the second process can run. The second process then tries to read the data which are in an inconsistent state. आसान अल्फाज में रेस कंडीशन बेसिकली उस वक्त अकर होती है जब दो प्रोसेसेस डेटा शेयर करते हैं. ठीक है, अगर वो डेटा शेयर कर रहे हैं, खोलो दरवाजा, अगर वो डेटा शेयर कर रहे हैं तो क्या होगा कि एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा था, ठीक है, और वो कोई वेरिएबल्स यूज कर रहा था, फॉर एग्जांपल एक्स वाई यूज कर रहा था, ठीक है, और एक्स वाई की वैल्यूज को उसने कुछ अपडेट किया, बीच में कुछ इंटरप्ट अकर हो गया, ठीक है, और प्रोसेस को रुकना पड़ा, यानी वो वेट स्टेट में आ गया और उससे सीपीयू ले लिया गया और प्रोसेस 2 को दे दिया गया. अब उन्हीं एक्स वाई की जरूरत थी प्रोसेस 2 को, ठीक है. प्रोसेस 2 एग्जीक्यूट होने के लिए या उसने जो भी काम करना है उस काम करने के लिए उसे एक्स वाई की जरूरत है, लेकिन एक्स वाई तो प्रोसेस 1 से शेयर हो रहे थे, ठीक है, और प्रोसेस 1 जो है वो प्रीएम्प्ट हो चुका है और वो किसी वजह से मतलब वेटिंग क्यू में है, वो रेडी क्यू में भी नहीं है, ठीक है, तो फिर उससे डेटा लिया भी नहीं जा सकता, तो एक रेस कंडीशन आ जाएगी. ठीक है, कि अगर दो, और रेस कंडीशन उस वक्त आती है जब दो प्रोसेसेस डेटा शेयर कर रहे हैं. अगर इंडिपेंडेंट प्रोसेस हो फिर नहीं आएगी, लेकिन अगर कुछ डेटा शेयर कर रहे हैं और फिर एक प्रोसेस प्रीएम्प्ट हो जाता है और दूसरा प्रोसेस आ जाता है तो फिर जो है वो रेस कंडीशन आ सकती है. ठीक, फिर एक और चीज है दैट इज डिस्पैचर. डिस्पैचर मॉड्यूल गिव्स control of the CPU to the process selected by the CPU scheduler it involves. ठीक है, it involves context switching to user mode, jumping to proper location in the user program to restart that program. ठीक है, अगर हम डिस्पैचर की बात करें तो बेसिकली डिस्पैचर क्या चीज़ है, एक तो आपको प्रीएम्प्टिव नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग का पता होना चाहिए, सीपीयू वो मैक्सिमम सीपीयू यूटिलाइजेशन का पता होना चाहिए और डिस्पैचर का पता होना चाहिए. डिस्पैचर बेसिकली क्या होता है, आप अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने बात की, यहाँ पे अगर आप देखें तो पी नॉट एग्जीक्यूट हो रहा था बिल्कुल ठीक है, लेकिन किसी वजह से कोई प्रॉब्लम आ गई. जब प्रॉब्लम आई तो उसका जो स्टेट है वो उसके पीसीबी यानी पीसीबी 0 के अंदर सेव होगी, पीसीबी 0 के अंदर सेव होगी और जाहिर सी बात है वो जो है वो वेट करना शुरू हो जाएगा. और जो दूसरा प्रोसेस है, फॉर एग्जांपल P1 है, उसने अगर एग्जीक्यूट होना है तो उसके पीसीबी से उसकी जो स्टेट है उसको रिस्टोर किया जाएगा और फिर P1 जो है वो एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा. यानी P0 की एग्जीक्यूशन रुकने और P1 की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होने के दरमियान जो टाइम है दैट इज डिस्पैच लेटेंसी. इसके अंदर आपके पास बेसिकली कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग भी है कि एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस के दरमियान स्विचिंग हो रही है, यूजर मोड भी है, और तीसरा उस लोकेशन पे जाना. ऑब्वियसली अगर P1 की आप वो स्टेट निकाल रहे हैं, आपको पता होगा कि पीसीबी के अंदर प्रोसेस की स्टेट भी सेव होती है कि वो कौन सी उसकी स्टेट थी, ठीक है. सो पहले उस स्टेट को रिस्टोर कर रहा है, फिर प्रोसेस की जो इंस्ट्रक्शन नेक्स्ट टू बी एग्जीक्यूटेड है ऑब्वियसली वो उसको भी देखता है, ठीक है. तो ये तमाम चीजें करने में जो टाइम लगता है दैट इज डिस्पैच लेटेंसी, और वो पूरा जो काम है दिस पूरा प्रोसेस इज नोन एज डिस्पैचर मॉड्यूल. ठीक, अब जब हम बात करते हैं शेड्यूलिंग क्राइटेरिया की, यानी हम ये कहते हैं कि जी हमने प्रोसेसेस को बेसिकली अपने प्रोसेसर्स पे एग्जीक्यूट करवाना है, ठीक है, और एग्जीक्यूट करवाना है इस तरीके से, मतलब हमारे पास कुछ क्राइटेरियाज हैं जो फुलफिल होने चाहिए, जिनमें पहला क्राइटेरिया है कि सीपीयू यूटिलाइजेशन. सीपीयू यूटिलाइजेशन का मतलब ये कि मैक्सिमम सीपीयू बिजी रहना चाहिए, यानी कि मुस्तकिल वो बिजी हो, ऐसा ना हो कि किसी टाइम पे सीपीयू बिल्कुल फारिग हो और किसी टाइम पे वो बिजी हो. दूसरी चीज,
जी बिल्कुल नेक्स्ट सेशन होगा, क्योंकि आज हम कम से कम ये 4 एल्गोरिदम्स हमने पढ़ने हैं, तो नेक्स्ट सेशन होगा। ठीक। सो मैम ये काफ़ी हो जाएगा, नेक्स्ट सेशन तो चलो हो गई होगा, लेकिन मैम ये ज़्यादा नहीं पढ़ाइएगा, बस कोशिश करें कि थोड़ा सा कम करें, 2 घंटे की अच्छा, क्लास जब कर आप लें। एल्गोरिदम पढ़ना शुरू करेंगे ना, तो आपको खुद ही वो पढ़ने में मजा आएगा। वो जस्ट एक चीज के चेंज करने से एल्गोरिदम चेंज हो जाता है, और वो इंटरेस्टिंग चीज है। अगर एक साथ पढ़ोगे तो आपको उनका डिफरेंस समझ में आएगा। और अगर आप चले मैम स्टार्ट कर देना, फिर देखें जहाँ तक हमारी कमर ने मैं मान लिया बस उसे अब मान ये लिया। नेक्स्ट सेशन शुरू होता है ना, तो फिर स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अब 1 मिनट से कम रह गया। ठीक है, तो मैं दोबारा ठीक है ज्वाइन मैम। करूँगी। ठीक है। ओके मैम। तो इसमें बस आप ये देख लें कि सीपीयू यूटिलाइजेशन, जब जब भी प्रोसेसेस को शेड्यूल करना है, तो उसमें ये 5 चीजें लाजमी देखनी होती हैं कि सीपीयू मैक्सिमम यूटिलाइज हो, थ्रूपुट दैट इज नंबर ऑफ प्रोसेसेस दैट कंप्लीट देयर एग्जीक्यूशन पर यूनिट टाइम, के मैक्सिमम प्रोसेसेस सेम यूनिट टाइम में कंप्लीट हो। ठीक है, अगर मैं ये कहती हूँ कि जी 5 मिनट में एक ही प्रोसेस कंप्लीट होगा, तो फिर तो इसका मतलब है आपका सीपीयू जो है वो बहुत स्लो प्रोसेसिंग कर रहा है, तो फिर तो उसका फायदा नहीं है। अगर मैं कहूँ कि जी 5 मिनट में 5 प्रोसेसेस एग्जीक्यूट होंगे, तब आप कहोगे